हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और जो कंसंट्रेशन टर्म होते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, शुगर को वाटर में क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो। तो जितना ज्यादा से ज्यादा जो शुगर होगा वो दिए गए सॉल्यूशन, दिए गए सॉल्वेंट में, दिए गए वाटर में डिजोल्व हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे क्या है, शुगर आप लिए हो, सॉल्युबिलिटी को समझ रहे हो, शुगर लिए हो, वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हो। तो जो शुगर का मैक्सिमम अमाउंट दिए गए वाटर में आप डिजोल्व कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, डिजोल्व हो जाए, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ये भी चीज आपको कहना है, एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को यहाँ पे कांस्टेंट रखना। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट नहीं रखोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती या घटती जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का अगर जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिजोल्व हो जाएगा, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन एट ए स्पेसिफिक अमाउंट, इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम amount of solute can be dissolved in specific amount of solvent, specific amount of solvent at a given temperature, at a given temperature। ओके, डिफिनेशन क्या हो गया, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो दिए गए टेम्परेचर पे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या कर दो, डिजोल्व कर दो या डिजोल्व हो जाए, उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो फिर से डेफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज चेंजेस इफ वी चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे आपका सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। सॉल्यूट आपका सॉलिड है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है। तो हम इसके सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज, एक कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम बिरादरी का होगा वो उसी बिरादरी में ही डिजॉल्व होगा। जो पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। पोलर नॉन पोलर सॉल्यूट जो होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है,
तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो क्या होगा, पोलर डिजॉल्व, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्यूट सिमिलरली वैसे ही, नॉन पोलर सॉल्यूट किसमें डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। तो नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्यूट डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक। अब देखो इसका मीनिंग आप समझो, जो पोलर सॉल्यूट होगा हमारा, ठीक है, जैसे आपका पोलर सॉल्यूट सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये क्या है, ये आपके पोलर सॉल्यूट, और ये किसमें डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर, ठीक है। अब देखो वाटर को हम पोलर क्यों कह रहे हैं, पोलर वो सब्सटेंस, वे कंपाउंड, वे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर वे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जो दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा वाटर है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो इनके बीच जो पेयर, जो इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ ड्रॉ कर लेता है उसको, क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के कारण उस पर क्या होता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जहां से जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली वो कंडीशन यही होगी। तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का शेयर के इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ ड्रा कर लिया, अपनी तरफ ड्रा करने के बाद इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस के कारण यहाँ पे एक पोलरिटी जनरेट हो रही है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो जो हमारा वाटर एक सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। NaCl, तो NaCl में आप जान रहे हो कि क्या है, Na+Cl-, तो आपका पोलर सॉल्यूट है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे आपका शुगर एंड सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉल्ट और शुगर होते हैं, आपने देखा भी है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्या होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। सॉल्ट और शुगर दोनों क्या है, पोलर सॉल्यूट है, वाटर क्या आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। अगर हम नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन को डिजॉल्व इसमें करें वाटर में, तो डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है वो नॉन पोलर सॉल्यूट होता है, उसको किसमें भी डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर क्या है, पोलर होता है, और जो हमारा एंथ्रासीन नेफ्थलीन क्या है, वो नॉन पोलर है, ठीक है। बट अगर उसको हम बेंजीन में मिलाएंगे तो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन dissolving benzene and toluene, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये हमारा, ठीक है। तो अगर हम सॉल्ट और शुगर को इसमें
बेंजीन और टॉलुइन में क्या करें, डिजोल्व करें, तो सॉल्ट और शुगर इसमें डिजोल्व नहीं होगा, बेंजीन और टॉलुइन में डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? ये भी लिक्विड है बट इसमें डिजोल्व नहीं होगा। क्यों डिजोल्व नहीं होगा? क्योंकि जो आपका शुगर और सॉल्ट है ये पोलर है, लेकिन जो आपका बेंजीन और टॉलुइन है नॉन पोलर है। तो हमने अभी पढ़ा लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। जो पोलर होगा, जो पोलर सॉल्यूट होगा, पोलर सॉल्यूट में डिजोल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्ट एंड शुगर किसमें, बेंजीन और टॉलुइन में डिजोल्व नहीं होंगे, बट सॉल्ट एंड शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वाटर भी आपका पोलर है और ये दोनों भी पोलर है। अगर हम नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन को वाटर में मिलाए, डिजोल्व करें, तो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, बट नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन बेंजीन और टॉलुइन में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो ये भी दोनों नॉन पोलर है। नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट टर्म है डिसोल्यूशन। क्या है? डिसोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए। ठीक है, डिसोल्यूशन देखो क्या होता है। डिसोल्यूशन, जैसे सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में मिलाते हो तो क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो जब सॉल्यूट को आप मिलाते हो तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस। कब, किसे कहते हैं, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है इंक्रीज हो जाता है। इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। तो डिसोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉल्यूट dissolve in solvent and increase the concentration of solution, and increase the concentration of solution is known as dissolution. Dissolution is the process in which solute particles aid in solvent and increase the concentration of solution. This process is known as dissolution. ठीक है, dissolution क्या होता है, dissolution are that process in which solute dissolve in solvent and increase the concentration of solution is known as dissolution. ठीक है, आप समझ में आया बात को, आपको समझ आई बात। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्यूट जैसे शुगर आपने लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, सोल्यूशन बना, एक टाइप का आपका चाशनी बन गया, मतलब एक शरबत टाइप का बन गया। तो आप जैसे जैसे उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करते जाओगे तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, शरबत का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब चीनी की मात्रा उसमें क्या होगी, बढ़ता जाएगा, चीनी की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन। उसमें हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म है आपका क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, अब देखो डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्यूट ऐड होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड होता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस समझ लो, सॉल्यूशन में क्या हुआ, पहले डिसोल्यूशन प्रोसेस हुआ। डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। दे आर कोलाइड टू ईच अदर एंड इंक्रीज एंड फॉर्म द क्रिस्टल, एक दूसरे से टकराएंगे और एक क्रिस्टल बना लेंगे। उसी प्रोसेस को, जो क्रिस्टल बनने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, दे आर कोलाइड टू ईच अदर, वे कोलाइड करेंगे एंड फॉर्म क्रिस्टल, एंड फॉर्म क्रिस्टल,
दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कोलाइड टू ईच अदर एंड फॉर्म क्रिस्टल। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे आप क्या है कि जब गुलाब जामुन जैसे बनाया जाता है तो उसकी जो चाशनी बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है कि सॉल्यूट हम ऐड करते जाते हैं, शुगर उसमें ऐड करते जाते हैं। उसको देखो आप नीचे से क्या देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसमें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो उसमें हम चीनी क्या होता है, शुगर क्या होता है, मिलाते जाते हैं। लेकिन अगर उसको हम फ्रीज में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करके क्रिस्टल बना के देखोगे आप, चीनी का जो पार्टिकल्स होता है बाहर आ जाता है गुलाब जामुन। तो उसी जो प्रोसेस होता है, जो क्रिस्टल बनाने का, इनका सॉलिड पार्टिकल्स का जो प्रोसेस होता है, उसी को जो क्रिस्टल बनाने का प्रोसेस होता है उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गुलाब जामुन धीरे रखते रखते क्या होता है, उसके ऊपर चीनी के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। पहले तो एकदम सही, जब हीट रहेगा, गर्म रहेगा, गुलाब जामुन बिल्कुल एकदम सही रहेगा। लेकिन जब वो ठंडा हो जाता है तो जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच solute particles of the solution are collide to each other and form crystal. This process is known as crystallization. ठीक है, अब देखो डिसोल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स ऐड होता है, बट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, आपने गुलाब जामुन देखते हो कि चीनी क्या होती है, बाहर जाती है, चीनी बाहर जाती है। ठीक है, तो जिस रेट से आपका सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, उसी रेट से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में क्रिस्टल बन के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जब रेट दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो वहां पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश हो गया। किसके बीच, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच। तो हमने क्या किया, पहले सॉल्यूट को क्या किया, डिसॉल्व किया प्लस सॉल्वेंट, तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस हुआ। क्या हुआ, देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट ये डिसॉल्व हुआ, क्या बना, सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जिस रेट से ये लोग गए उसी रेट से जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिस मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जिस रेट से डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसमें हम सॉल्यूट और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखो वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम दिए गए टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है और उसमें आप सॉल्यूट ऐड करो तो उसमें आप डिसॉल्व ना हो, जिसमें क्या हो, दिए गए टेम्परेचर पर आप सॉल्यूशन में, ठीक है, और अगर सॉल्यूट ऐड करना चाहो तो उसमें डिसॉल्व ना होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड करना चाहें, डिसॉल्व ना हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखेंगे तभी। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा,
उसमें आप सॉलिड डालते जाओगे, सॉलिड डिजॉल्व होता चला जाएगा। चाशनी कैसे बनती है, देखो आप नीचे से क्या करते हैं, उसको हीट करते रहते हैं। अगर सपोज दैट वो हीट ना करे, ठीक है, चाशनी बनाना चाहेंगे तो वो जो शुगर उसमें मिलाएंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसलिए नीचे से टेम्परेचर उसका क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वो सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, डिजॉल्व वो होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट ए गिवन टेम्परेचर और एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इनटू द सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में दिए गए ताप पर या कांस्टेंट ताप पर टेम्परेचर पर सॉल्यूट एड ना कर पाओ, एड ना करने का मतलब ये है कि उसमें डिजॉल्व ना हो, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर no more solute can be added to the solution। जिस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट को ऐड ना कर सके एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दिए गए ताप पर, ताप को आप अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जिस सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन को जिसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जो हम सॉल्यूट को ऐड ना कर पाए एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इस ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया आप सपोज जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने खूब खाना खा लिया, आपका पेट भरा हुआ, तो अगर कोई आपको खाना खिलाएगा तो क्या आप खाओगे, नहीं खाओगे ना। तो इसका मतलब आपका जब पेट भरा है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हम और खाना हम खा नहीं सकते। वैसे कंडीशन जो भी आपका सॉल्यूशन है वो पहले से उसमें सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व है, और जो हम अमाउंट सॉल्यूट का ऐड करेंगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम खाना को खा लें और खाना ना खा पाए, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में हम सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करें और वो डिसॉल्व होता जाए, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब होता है तृप्त, मतलब एकदम संतुष्ट, ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त, असंतृप्त मतलब संतुष्ट नहीं है। तो जैसे आपका पेट नहीं भरा है तो आपको कोई खाना खिलाएगा तो आप खाओगे, लेकिन अगर पेट भरा है तो खाना नहीं खाओगे। तो अगर पेट भरा है तो उस समय के सिचुएशन को, उस समय के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड ना कर पाए। बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, आप खाना खाते जाओ, खाना खा के आए हो, फिर भी खाना आपने खा लिया है, फिर भी कहीं दूसरी जगह जाओ, आप वहाँ खाना स्टार्ट कर दो, खाना खाओ, ठीक है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन in which solute particles can be added, solute particles can be added at a given temperature, at a given temperature पर आप क्या करो, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड हो जाए, उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करें तो जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट क्या करते हैं देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तब क्या होगा, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, मान लो हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तब क्या होगा, अगर टेम्परेचर को घटाएं तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके दो कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं। हम जानते हैं जो हमारा रिएक्शन होता है 2 टाइप्स का होता है, एक्सोथर्मिक हीट के बेस पे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दो रिएक्शन इन विच heat are released known as exothermic reaction, and endothermic reaction are those reaction in which heat are absorbed। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक, और जिसमें रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक। आप देखेंगे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, डिसोल्यूशन, मतलब जब सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। अगर रिलीज हो रही है इसका मतलब जो हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, जैसे आप देखो, आप क्या करो कि जब आप दूध पकाते हो तो उसमें अगर दूध पक रहा है तो उसमें चीनी डाल दो थोड़ा सा, जो सॉल्यूट आप डालते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो अगर उबल रहा है तो बंद हो जाता है। तो ये इससे क्या पता लग रहा है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या, ये जो हमारा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर इफ दो कंडीशन यहां मैंने बताया आपके, दो कंडीशन, पहली कंडीशन इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, देन एक्सोथर्मिक, इसका मतलब डेल्टा एच, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो निगेटिव होती है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ है तो हम जान जाएंगे कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है। या अगर ऐसे दिया हो या ऐसे दिया हो, कोई प्रोसेस दे दिया ये डेल्टा एच इक्वल टू माइनस, मतलब निगेटिव दिया हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव, तो इसका मतलब ये हमारा अगर ये कुछ नहीं दिया हुआ हम जान जाएंगे तो हमारा ये डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, सपोज दैट अगर कोई चीज गर्म है, ठीक है, कोई चीज हीट है पहले से, एक्सोथर्मिक का मतलब उससे हीट रिलीज हो रहा है, तो जिस कंटेनर में हीट रिलीज होगा वो कंटेनर भी हीट हो जाएगा। उसको अगर और हीट देंगे क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है, मतलब वो, ठीक है। तो अगर हम ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, तो अगर उसको हीट देंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। अगर पहले से हीट है उसको और हीट देंगे क्या होगा, वो तो फेल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक then the solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid is decreases। ठीक है, क्योंकि इसको और हीट नहीं चाहिए,
डिसॉल्व होने के लिए इसको हीट और नहीं चाहिए, ऑलरेडी ये हीट है, ठीक है। तो इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, ठीक है, वो जो प्रोसेस होगा उसके दौरान अगर हीट रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एच जो है निगेटिव है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज decreases on increase the temperature, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, समझ में आएगी नहीं। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होगा, उससे हीट रिलीज होगी, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब, इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आया। अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उससे हीट रिलीज हो रहा है, या डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में दिया है, तब जो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, इन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन आपको होना चाहिए कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तब आप कहोगे यहाँ पे दो कंडीशन प्रोड्यूस होती है। जब अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होगा, तब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है आपका, सेकेंड कंडीशन ये बनता है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस is endothermic, then the solubility of endothermic का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एच क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच जब पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है हमारा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। जब डेल्टा एच निगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, जो उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of solid in liquid is increases, solid in liquid is increases to increase the temperature, on increase the temperature, ठीक है। अगर हमारा जो प्रोसेस डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो अगर हम उसकी हीट क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये देखेंगे हमारा जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा जो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिसोल्यूशन प्रोसेस आप जानते ही हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो, ठीक है, सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें उसका हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस समय टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट हो गया
टेम्परेचर का, ठीक है। अब हम प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सेकेंड आपका है प्रेशर। देखो एक चीज आप जानते हो, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो पास हो जाते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी पास में है, तो पास क्या होंगे, पास होंगे ही नहीं। इसका मतलब जो हमारा, जो हम जानते हैं जो सॉलिड हमारा होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती नहीं पाई जाती, ठीक है। तो जो हमारा सॉलिड होता है कंप्रेसिबल नहीं होता है, तो प्रेशर को चाहे बढ़ाए और चाहे घटाए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देयर इज नो इफेक्ट of pressure, effect of pressure on solubility of solid in liquid, ठीक है। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कब, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड पर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो दैट सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो जैसे हम कंप्रेस करते हैं, गैस जो होता है कंप्रेसिबल होता है, तो उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, बट सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी पास हैं, तो उसको पास और नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रेशर डालने पर उसके पार्टिकल्स को पास और नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो जब सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, जैसे मान लो ये सॉलिड है, इस पर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी पर, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड में, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। हम लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो पहला तो सॉलिड था, सॉलिड एंड लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए